हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रतलाम डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो रतलाम डिवीज़न आते हैं वहाँ पर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए पेपर कंडक्ट करवाए गए थे, जो कि LDCE 25% कोटा के अंतर्गत पेपर कंडक्ट हुआ था। एग्ज़ाम डेट की अगर बात करें तो अभी हाल ही में 20 अगस्त 2023 को ये पेपर कंडक्ट हुआ था, जिसमें अगर बात करें तो कैंडिडेट को पूरे 110 प्रश्न पूछे गए थे इस पेपर के अंतर्गत, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए जो कैंडिडेट को 120 मिनट का समय दिया गया था और इसके लिए जो मैक्सिमम मार्क्स रखे गए थे वो 100 रखे गए थे। साथ ही साथ इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रश्न पूछे गए हैं। तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लेखन हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पर जो टेक्निकल रेल सब्जेक्ट होते हैं उसमें अगर आप हिंदी में ओरिजिनल पुस्तक अपना लिखते हैं तो उस पर आपको रेलवे द्वारा अवॉर्डेड किया जाता है। तो यहाँ पर तकनीकी रेल विषयों पर अगर बात करें तो इसके अंतर्गत लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएंगे। इसके अलावा भी जो मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार है वह कथा संग्रह, उपन्यास या कहानी पुस्तक लेखन के लिए मुंशी प्रेमचंद अवॉर्डेड दिया जाता है। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त भी अवार्ड है, जो काव्य संग्रह यानी कविता संग्रह के लिए मैथिली शरण गुप्त अवार्ड दिया जाता है रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो संसदीय राजभाषा समिति यानी जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष की तो वह गृह मंत्री होते हैं, यानी सेंट्रल होम मिनिस्टर जो होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो 30 मेंबर्स होते हैं, 30 की संख्या में टोटल मेंबर होते हैं, जिसमें जो 20 मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा से और 10 मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो आधिकारिक भाषा के नियमों के अनुसार महाराष्ट्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चूँकि ऑफिशियल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भारत को 3 रीजन्स में डिवाइड किए गए हैं, मेनली ए रीजन्स, बी रीजन्स और सी रीजन्स में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें यहाँ पर अगर बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से रीजन्स के अंतर्गत आते हैं। तो महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब 3 स्टेट्स को मेनली बी रीजन्स यानी ख क्षेत्र के अंतर्गत क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ख क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंतर्गत। विश्व हिंदी दिवस कब मनाए जाते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आधिकारिक भाषा के नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करें यहाँ पर तो जो छत्तीसगढ़ आते हैं वह रीजन ए के अंतर्गत आता है, यानी क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो हिंदी संसदीय राजभाषा समिति में सदस्यों की कुल संख्या यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सदस्यों की कुल संख्या 30 की नंबर्स में होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 20 लोकसभा के होते हैं और 10 मेंबर्स राज्यसभा के होते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा नहीं है, यानी जो संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल जो 22 भाषाओं को इंक्लूड किए गए हैं वर्तमान में, इसमें जो हमारा संस्कृत और बोडो है वो इसको इंक्लूड किया गया है, लेकिन भोजपुरी सब्जेक्ट को अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर भोजपुरी लैंग्वेज इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं के तौर पर नहीं शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो राजभाषा जो हिंदी होता है वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किए गए हैं? तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो नंबर्स ऑफ लैंग्वेज है वो वर्तमान में 22 लैंग्वेज को इंक्लूड किए गए हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत सरकार की केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष की अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैट? कैट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कैट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसका स्थापना 1985 के अंतर्गत किया गया था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा कैट का यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसकी अगर हिंदी अगर बात करें तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण इसका सही हिंदी फॉर्म ट्रांसफॉर्म होगा, और इसका स्थापना किया गया था कि भारत के जो अंदर जो भारत सरकार के नियंत्रण के तहत जो संघ या अन्य स्थानीय अधिकारियों के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवाओं की शर्तों के संबंध में विवादों के निपटान के लिए इसका स्थापना किया गया था। यानी जो रीजनल स्तर पर जो सार्वजनिक सेवाओं और पदों में जो विवाद वगैरह क्रिएट होते हैं उसके निपटारे के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट अगर बात करें प्रश्न की, तो आरडीएसओ इज लोकेटेड एट, यानी आरडीएसओ कहाँ पर स्थित है? तो आरडीएसओ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, जो कि रेलवे बोर्ड और जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट को टेक्निकल एडवाइजर के तौर पर यह वर्क करता है। और इसका हेडक्वार्टर की अगर बात, तो यह लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनसीआर, यानी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एनसीआर के अंतर्गत मेनली प्रयागराज डिवीजन, आगरा डिवीजन और झांसी डिवीजन आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड एट, यानी जो मॉडर्न एमसीएफ जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो यह रायबरेली उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली के अंतर्गत स्थित है। यहाँ पर अगर बात करें कपूरथला का, तो कपूरथला के आरसीएफ वहाँ पर स्थित है, यानी रेल कोच फैक्ट्री जो है वो कपूरथला पंजाब के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें एमएनपी इज रिलेटेड टू, यानी जो एमएनपी है वो किससे संबंधित है? तो एमएनपी का जो संबंध है वो मशीनरी एवं प्लांट से है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, बीच स्टैंडर्ड फॉर्म इज इशूड फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनाल्टी, यानी छोटी शास्ति अध्यारोपित करने हेतु कौन सा मानक फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पर अगर बात करें तो इम्पोजिंग माइनर पेनाल्टी के बारे में बात किया जा रहा है। माइनर पेनाल्टी के लिए
SF11 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं जो SF5 है वह मेजर पेनाल्टी के लिए इश्यू किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज इशूड टू नॉमिनेट इंक्वायरी अथॉरिटी, जांच अधिकारी की नियुक्ति करने हेतु कौन सा मानक फॉर्म जारी किया जाता है। तो जब भी अगर बात करें कि नॉमिनेट करना हो इंक्वायरी अथॉरिटी को, तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म जारी किया जाता है वह SF7 जारी किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNM, यानी PNM का पूर्ण रूप क्या होता है। तो PNM का पूर्ण रूप होता है परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अस्थायी बढ़ता तंत्र, परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, जिसको इफेक्ट में अगर बात करिए तो यह 1/1/1952 को यह इफेक्ट में आया था। और इसका उद्देश्य है कि जो रेल कर्मचारी और प्रशासन के बीच जो उत्पन्न होने वाले विवाद और मतभेदों को निपटारा करने का काम PNM करता है, यानी परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी इसको निपटारे करने का काम करता है। इसके अलग अलग लेवल पर इसके मीटिंग कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसके एक अध्यक्ष और एक इसके सचिव के तौर पर उस मीटिंग को लीड करते हैं। जैसे अगर बात करें हम रेलवे बोर्ड और जोनल स्तर पर, तो इसके मीटिंग 3 मंथ के अंतराल पर एक बार कंडक्ट करवाए जाते हैं। जबकि अगर बात करें हम डिवीज़न लेवल पर, तो डिवीज़न लेवल पर इसका मीटिंग 2 मंथ में एक बार कंडक्ट करवाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो ब्रेड्थ ऑफ ICF कोच ब्रॉड गेज इज इन mm, यानी जो ICF कोच ब्रॉड गेज की चौड़ाई mm में कितना होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ब्रेड्थ की ICF कोचेज की, तो वह 3245 mm होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, तो विच कलर इंडिकेट फीड पाइप ऑफ एयर ब्रेक, यानी जो कौन सा रंग एयर ब्रेक फीड पाइप को दर्शाता है। यहाँ पर अगर बात करें फीड पाइप की कलर की, तो FP पाइप जो होता है वह वाइट कलर को इंडिकेट करता है, और जो ब्रेक पाइप यानी BP पाइप जिसे बोलते हैं वह ग्रीन कलर से इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पर आपसे फीड पाइप पूछे गए थे, तो यहाँ पर आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी वाइट कलर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो इन LHB कोचेज फ्रीक्वेंसी ऑफ D1 शेड्यूल इज, यानी डिपो 1 शेड्यूल्स का जो फ्रीक्वेंसी होता है LHB कोचेज के केस में वो कितना होता है। तो प्रत्येक ट्रिप पर यानी ऑन एवरी ट्रिप पर इसका D1 मेंटेनेंस शेड्यूल्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा भी आपसे अगर प्रश्न में एग्जाम के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं D2 शेड्यूल्स, जिसको 30 डेज ±3 डेज के अंतराल पर इसको कंडक्ट करवाए जाते हैं। वहीं अगर बात करें D3 शेड्यूल्स की, तो यह 180 डेज ±15 डेज के अंतराल पर डिपो 3 शेड्यूल्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो इन बीच इंटरवल सॉफ शेड्यूल 2 शेड्यूल्स ऑफ LHB कोच इज डन, यानी LHB कोचों का SS2 शेड्यूल्स कितने माह के अंतराल पर किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें सॉफ शेड्यूल 2 की, तो सबसे पहले यहाँ पर सॉफ शेड्यूल 2 जो है वह 3 ईयर्स या 12 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस बेसिस पर कराए जाते हैं। तो यहाँ पर 3 ईयर्स मतलब 36 मंथ इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा भी आपको एग्ज़ाम के अंतर्गत जो पूछे जा सकते हैं SS1 जो कि 1.5 ईयर्स यानी 18 मंथ्स या 6 लाख किलोमीटर्स जो भी पहले हो उस बेसिस पर कराए जाते हैं। वहीं अगर बात करें सॉफ्ट शेड्यूल 3 की, तो वह 6 ईयर्स या 24 लाख किलोमीटर्स जो भी पहले हो उस बेसिस पर
सॉफ्ट शेड्यूल 3 करवाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो लेंथ ऑफ आईसीएफ कोच बफर टू बफर इन एमएम, यानी बफर से बफर तक आईसीएफ कोच की लंबाई कितना होगा। यहाँ पर आईसीएफ कोचेज के केस में लेंथ ओवर बफर पूछा गया है। तो लेंथ ओवर अगर बात करें बफर से बफर के लिए, तो यह जो लेंथ होता है वो होता है 22,297 mm। वहीं अगर बात करें लेंथ ओवर बॉडी अगर पूछा जाता, यानी हेयर स्टॉक से हेयर स्टॉक का डिस्टेंस, तो वो आईसीएफ के केस में 21,337 mm होता है। तो यहाँ पर आपसे लेंथ ओवर बफर पूछा गया था, तो आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 22,297 mm हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, पीएल नंबर यानी प्राइस लिस्ट नंबर इज डिनोटेड बाय फॉलोइंग नंबर ऑफ डिजिट्स। यहाँ पर जो पीएल नंबर को कितने अंकों से दर्शाया जाता है, तो पीएल नंबर जो प्राइस लिस्ट नंबर होता है उसका यूज स्टॉक आइटम के लिए किया जाता है, जो कि 8 अंकों का होता है। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ मैनी इंचेज इन 1000, यानी जो 1000 में कितने इंच होते हैं। तो यहाँ पर आप सीधे 1 और डिवाइडेड 1000 कर ले। यहाँ पर जब आप 3 यहाँ पर 0 हो तो उस केस में पॉइंट लगाकर 3 डिजिट तक इसको मेंशन कर दे। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मेक्स अ किलोमीटर्स, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो चूंकि आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर्स में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो यहाँ पर किलोमीटर में सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे आप, तो 1 किलोमीटर बराबर जो होगा वह 1 और 50 टाइम 0 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, फुल फॉर्म ऑफ कैमटेक, कैमटेक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कैमटेक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर एडवांस्ड मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो पैटर्निटी लीव इज एडमिसिबल टू मेल एम्प्लॉयज फॉर, यानी पितृत्व अवकाश कितने दिनों का स्वीकार होता है पुरुष रेल कर्मचारियों के लिए। तो यहाँ पर अगर बात करें हम पैटर्निटी लीव की, तो यह जो दिया जाता है वह 15 डेज पर चाइल्ड के हिसाब से दिया जाता है रेल कर्मचारी को। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह 2 चाइल्ड तक आप ले सकते हैं और विदिन 6 मंथ ऑफ डेट ऑफ चाइल्ड के हिसाब से आप इसको लेना होगा 6 महीने के अंदर, अदरवाइज पैटर्निटी लीव्स को लैप्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो 3 पार्टनर्स इन्वेस्ट Rs 2000, Rs 2500 और 1000 इन अ बिजनेस, हाउ मच विल बी द लास्ट पार्टनर गेट आउट ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ Rs 880 रुपीज अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो 3 साझेदार है एक बिजनेस में क्रमशः 2000, 2500 और 1000 रुपये का निवेश करते हैं। 880 रुपये के प्रॉफिट में अंतिम साझेदार को अनुपातिक रूप से कितना लाभ मिलेगा वो यहाँ पर पूछा गया है। तो कोई हम अगर बात करें यहाँ पर 3 जो पार्टनर्स है 2000, 2500 और 1000 रुपये के रेशियो में वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब यहाँ पर आप रेशियो तीनों को निकालेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सारे जो है 500 का मल्टीपल है, तो 500 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे सारे को,
तो जो रेशियो निकल कर आएगा वो 452 का रेशियो निकल कर आएगा। और यहाँ पर जो हमें लास्ट रूप से जो प्रॉफिट होता है वो 880 रुपीज़ होता है। तो इसी में हमको सबसे लास्ट वाले का प्रॉफिट कितना निकल कर आएगा, तो यहाँ पर जब आप सारे को ऐड करेंगे तो 49211 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जब एक का निकालना चाहे तो 880 रुपीज़ प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 सारे को ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 80 रुपीज़ एक का रेशियो निकल कर आएगा। क्योंकि यहाँ पर लास्ट वाले को 2 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर मिलता है प्रॉफिट, तो 2 इंटू 80 कर देंगे तो टोटल आपका 160 रुपीज़ निकल कर आएगा, जो कि इस लास्ट वाले जो पार्टनर्स है उसको प्रॉफिट के तौर पर प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 160 रुपीज़। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर मेजर पेनाल्टी, यानी बड़ी शास्ति हेतु मानक फॉर्म कौन सा है। तो मेजर पेनाल्टी के लिए अगर बात करें तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म 5 का प्रयोग किया जाता है। वहीं SF1 जो है वो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन निलंबन के लिए यूज किया जाता है। वहीं SF4 की अगर बात करें तो वह रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन यानी निलंबन से जो बहाली के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज किया जाता है वह SF4 के तौर पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BBZI वैगन, यानी BBZI वैगन की बात करें तो इसमें पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है। तो BBZI की में टोटल 2 ICF ट्रॉली लगे होते हैं, जिसमें जो ब्रेक सिलेंडर होता है वो एज ICF के तौर पर है, जिसका पिस्टन स्ट्रोक 32 mm होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द कलर ऑफ BPC फॉर्म ऑफ प्रीमियम रेक इज, यानी प्रीमियम रेक के लिए BPC फॉर्म का रंग कौन सा होता है। तो प्रीमियम के लिए जो BPC कलर यूज किए जाते हैं वह ग्रीन कलर पेपर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो ISO 9001 रेशियो 2015 इज अप्लीकेबल फॉर विच मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ISO 9001-2015 किस प्रबंधन प्रणाली के लिए लागू है। तो यहाँ पर अगर बात करें ISO 9001-2015 के लिए तो यह क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए अप्लीकेबल है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें हम इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए तो इसके लिए ISO 14001 प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर बात करें एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए तो इसके लिए ISO 50001 स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है एनर्जी मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द रेगुलर POH ऑफ बॉक्स एंड वैगन इज बीइंग डन आफ्टर अ पीरियोडिसिटी ऑफ, यानी बॉक्स एंड वैगन का रेगुलर POH कितने पीरियड के बाद किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें हम अगर न्यूली बॉक्सन अगर होगा तो इसका POH 6 ईयर्स के अंतराल पर कराए जाते हैं, जबकि का सब्सिक्वेंट यानी उसके बाद का जितने भी POH होते हैं वह 4.5 ईयर्स के आधार पर कराए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कलर ऑफ BPC ऑफ एयर ब्रेक गुड्स ट्रेन एंड टू एंड, यानी एयर ब्रेक गुड्स ट्रेन एंड टू एंड की BPC का रंग कौन सा होता है। तो वाइट कलर यूज किया जाता है इन टू एंड BPC के लिए। तो यहाँ पर सही जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, पिस्टन स्ट्रोक ऑफ अ लोडेड BCN HL वैगन, यानी लोडेड BCN HL वैगन के लिए पिस्टन स्ट्रोक कितना होगा। तो BCN HL की अगर बात करें तो एम्प्टी कंडीशन में जो पिस्टन स्ट्रोक होता है
वो होता है 85 ±10 mm होता है। वहीं अगर आपसे लोडेड में यहाँ पर प्रश्न जैसा कि पूछा गया है तो यह 120 ±10 mm होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, कंडमिंग व्हील डाया ऑफ कैसना बोगी इन बॉक्सन इन mm, यानी कैसना बोगी का कंडमिंग डाया व्हील डाया कितने mm होते हैं। तो कैसना बोगी का अगर कंडमिंग व्हील डाया अगर आपसे पूछा जाता है तो यह होता है 906 mm। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं न्यू कंडीशन में यह 1000 mm की इसका व्हील डाया होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मैक्सिमम परमिसिबल एक्स्ट्रा लोड ऑफ नॉन एसी LHB कोचेज, यानी नॉन एसी LHB कोचेज के लिए जो एक्स्ट्रा लोड होता है मैक्सिमम वो कितना होता है, तो वो होता है 16.25 टन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो ग्रॉस लोड जो कि पे लोड और टियर बेड का इक्वल होता है उसको टन में बॉक्सन HL वैगन के लिए कितना होगा वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो बॉक्सन HL वैगन का पे लोड प्लस टियर बेड का जब ग्रॉस लोड आएगा वो कितना होगा, तो वो होता है 91.6 टन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बॉक्सन HL वैगन का जो टियर बेड होता है वह 20.6 टन होता है, जबकि जो पे लोड होता है वह 71 टन होता है। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 91.6 टन होगा जो कि इसका ग्रॉस लोड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैसनव 22 WM न्यू व्हील डायमीटर इज, यानी कैसनव 22 WM का नया व्हील डायमीटर कितना होता है, तो वो होता है 1000 mm। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, स्पीड का जो फॉर्मूला क्या होगा, तो स्पीड का फॉर्मूला के लिए अगर बात करें, चूँकि आप जानते हैं कि डिस्टेंस जो होता है कोई दूरी तय करना हो तो हमें स्पीड की रिक्वायरमेंट होता है और कितने टाइम पीरियड में उसे चले उसका रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। यहाँ पर हमसे स्पीड पूछा गया है तो स्पीड के लिए डिस्टेंस बाई टाइम कर दे, सिंपल सा आपका स्पीड का फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट ब्रेक्स विथ लिटिल परमानेंट डिस्ट्रोशन इज कॉल्ड, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक पदार्थ की उस प्रॉपर्टी यानी वैसा गुण वो क्या कहते हैं जिसके कारण वह कम अस्थायी विकृति में टूटता है, यानी अचानक से परमानेंटली के तौर पर वह डिस्ट्रोट हो जाता है और ब्रेक हो जाते हैं। तो उसमें केस में अगर बात करें हम तो उसको हम ब्रिटलनेस यानी भंगुरता बोलते हैं। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, जबकि डक्टिलिटी यानी तन्यता उस केस की प्रॉपर्टीज को बोलते हैं जिस केस में जब हमारा वैसा कैपेबिलिटी जिसमें जो मेटल्स होते हैं उसको हम वायर के फॉर्म में अगर हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज के आधार पर ही होता है। वहीं अगर बात करें मेलियाबिलिटी यानी आघात वर्धनीयता, तो उसमें मेटल्स को सीट के फॉर्म में अगर ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो उसमें मेलियाबिलिटी जो प्रॉपर्टीज होता है वो इसमें प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रश्न में पूछा गया था कि जब मटेरियल हो वो अचानक से ब्रेक्स होकर परमानेंट डिस्ट्रोशन हो जाए तो वह ब्रिटलनेस यानी भंगुरता कहलाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, 50 +
10 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पर आप बोर्ड मास का रूल अप्लाई करें। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्सट्रैक्ट। यहाँ पर सबसे पहले आपको डिवाइड को अप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई को, फिर ऐड को, फिर सब्सट्रैक्ट को। यहाँ पर अगर बात करें हम, तो सबसे पहले हम जो डिवाइड है उसको अप्लाई करेंगे। तो इस यहाँ पर हमारा 3 निकल कर आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 10 प्लस यहाँ पर 50 आएगा, तो यहाँ पर 30 निकल कर आ जाएगा। फिर जब 50 ऐड करेंगे तो यहाँ पर टोटल जो निकल कर आएगा वो 80 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, स्प्रिंग्स आर यूज्ड फॉर, यानी स्प्रिंग्स निम्न उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। तो स्प्रिंग का उपयोग कोचेज हो या वैगन्स हो, दोनों केसे में शॉक्स और वाइब्रेशंस को ऑब्जर्व करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द यूनिट केजी पर मीटर क्यूब इज यूज्ड फॉर, यानी किलोग्राम मीटर पर क्यूब जो इकाई है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो जब भी अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो यह डेंसिटी यानी जो घनत्व होता है उसका यह यूनिट होता है। घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास को आप केजी में डिनोट कर सकते हैं, जबकि वॉल्यूम को आप मीटर क्यूब में डिनोट करेंगे। तो इस प्रकार जो केजी पर मीटर क्यूब जो है वह डेंसिटी यानी घनत्व का यूनिट निकल कर आएगा। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा आपका वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, एवरेज ऑफ 2, 4, 6, 8 विल बी डैश, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2, 4, 6, 8 का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर जब भी आपको एवरेज निकालना हो तो एवरेज में सबसे पहले जितने भी नंबर्स होते हैं उसको सारों को ऐड करते हैं, सारे को, और नीचे जब हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ जितने भी हमारा नंबर दिए गए उसको काउंट कर लेंगे। तो टोटल हमारा 4 की संख्या में नंबर्स है, तो इस यहाँ पर 4 से हम डिवाइड कर देंगे। जब सारे को ऊपर को ऐड करेंगे तो आपका निकल कर जो आएगा वो आएगा 20 निकल कर आएगा। जब इसे आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो एवरेज निकल कर आएगा वो 5 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हील लेथ मशीन्स इज यूज्ड फॉर, यानी व्हील लेथ मशीन जो है उसका प्रयोग किया जाता है मशीनिंग प्रोसेस के लिए, यानी जो हमारा व्हील वगैरह जाते हैं उसको लेथिंग करने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा, ये हो जाएगा मशीनिंग प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, डाई पेनिट्रेटिंग मेथड इज जनरली यूज्ड टू लोकेट डैश, यानी डाई पेनिट्रेटिंग विधि का उपयोग प्रायः डैश की जांच हेतु किया जाता है। तो जब भी डाई पेनिट्रेटिंग टेस्ट की अगर बात करें मेथड की, तो यह जो सरफेस पर जो क्रैक्स होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड फॉर विच पर्पस, यानी वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो वर्नियर कैलिपर जो है वह डिफरेंस जो हमारा कोई भी सरफेस वगैरह होता है उसके अपोजिट साइड्स या इंटरनल या एक्सटर्नल जो डायमेंशन डाया वगैरह निकालना होता है, तो उस केस में हम वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर फॉर मेजरमेंट मापन के लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, यानी 1 हॉर्स शक्ति जो होता है वह 746 वाट के बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/6, इसको सारे को ऐड करके यहाँ पर निकालना है कितना आ पा रहा है। तो जब भी यहाँ पर आप ऐड जो सब सारे का समेसन निकालना हो तो उस केस में आप यहाँ पर एलसीएम ले लें। जब सारे को नीचे जो डिनोमिनेटर है हमारा उस सारे को एलसीएम लेंगे तो आपका यहाँ पर 12 निकल कर आएगा। 12 में जब आप यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 × 3 प्लस 6 का मल्टीपल यहाँ पर 12 जो है 2 टाइम्स में है। तो उस केस में यहाँ पर जो 3 का मल्टीपल्स भी 2 टाइम्स में होगा तो 3 × 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो निकल कर आएगा 6 + 6 + 6/12 यानी 18/12 इसका हो जाएगा। यानी 3/2 के रेशियो में यहाँ पर इसका सारे का ऐड निकल कर आएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है CCR इज रिलेटेड टू, यानी CCR जो रिलेटेड है वो कैरेज कंट्रोलर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न है विच वन इज द नॉन मेटालिक, निम्नलिखित में से कौन सा धातु है। तो यहाँ पर यह मेटल है, कॉपर भी मेटल है। तो यहाँ पर वुड इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉन मेटालिक, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर पूछे जा रहा है कि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल अमाउंट ऑफ Rs 1000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सामान्य यानी साधारण ब्याज दर क्या होगा, ब्याज क्या होगा, यह यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, जब भी आपसे सिंपल इंटरेस्ट पर प्रश्न पूछा जाता है तो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है। यह निकालने का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आपको मूलधन दे दिया गया है 1000 रुपये, तो 1000 रुपये को पुट करें, फिर यहाँ पर रेट आपका 5% दे दिया गया है तो 5% आप ऐड करें। फिर यहाँ पर टाइम आपको 3 ईयर्स के लिए दिया गया है तो 3 ईयर्स से मल्टीप्लाई कर दे और 100 से डिवाइड कर दे। तो यहाँ पर 20 से 20 यहाँ पर कट हो जाएगा और यहाँ पर आपका 15 है और इंटू यहाँ पर 10 है। तो यहाँ पर जो निकल कर आएगा 150 रुपये, जो कि दिए गए रुपये के लिए टाइम पीरियड के लिए या उसका सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर होगा। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 150 रुपीज। नेक्स्ट जो प्रश्न है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न रेलवे, यानी वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय मुंबई के अंतर्गत स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अंतर्गत मेनली 6 डिवीजन्स आते हैं। मुंबई सेंट्रल, वडोदरा, अहमदाबाद, रतलाम, राजकोट और भावनगर आते हैं वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत। नेक्स्ट जो प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर 0.02 मल्टीप्लाई बाई 0.005, तो इस तरह के प्रश्न को यहाँ पर आप 0.02 मल्टीप्लाई बाई 0.005 दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट को हटाएंगे, तो पॉइंट के हटाने के लिए 1 पुट करें और पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक यहाँ पर नंबर दिया गया है तो 2 अंक यहाँ पर 20 पुट कर दें। इसी तरह यहाँ पर पॉइंट को हटाएंगे तो 1 आ जाएगा और 3 प्लेस तक यहाँ पर नंबर दिए गए हैं तो 3 टाइम 0 यहाँ पर पुट कर दे। फिर यहाँ पर ऊपर वाले का यहाँ पर पॉइंट हट गए तो ऊपर वाले को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा और नीचे में आपका 5 टाइम तक 0 है, 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 4 डिजिट तक यहाँ पर आपका 1 बाई दिया गया है 1 बाई 10,000 और 1 बाई 10,000 को जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट 1 के लिए आपका पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट के बाद 3 अंक तक 0 पुट करें फिर 1 पुट कर दे। तो यह इस प्रकार का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं
एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग साइड्स ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर विल बी, यानी एक आयत जिसकी दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर एक आयत दिया गया है, इसमें उसका जो विड्थ है वो 5 है और लेंथ इसका 10 है, और यहाँ पर इसका एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो एरिया निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई यहाँ पर अब 10 है और चौड़ाई यहाँ पर 5 दिया गया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो निकल कर आएगा वो 50 निकल कर आएगा, यानी जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट विल बी द 20% ऑफ 500। 500 रुपये का 20% यानी 20/600 कर दे। 20 से 20 यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पर 5 × 20 बराबर 100 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है डिफरेंस इन मैक्सिमम एंड मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट ऑफ ICF कोच फ्रॉम रेल लेवल इज इन mm, यानी ICF कोच की रेल लेवल से अधिकतम एवं न्यूनतम अनुमेय बफर ऊंचाई में अंतर होगा। तो यहाँ पर जो बफर हाइट होता है ICF कोचेज का मैक्सिमम होता है 1105 mm और मिनिमम होता है 1030 mm। दोनों को डिफरेंस की बात किया जा रहा है, तो डिफरेंस होता है इसका 75 mm निकल कर आएगा। तो यही आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक, यानी यात्री ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक का मानक व्हील गेज कितना होता है। तो यहाँ पर व्हील गेज जो होता है वह सेम एक्सल पर दो चक्कों के जो व्हील फ्लेंजेज होते हैं उसके बीच के डिस्टेंस को व्हील गेज बोला जाता है, जो कि होता है 1600 + 2 - 1 mm होता है। यहाँ पर मैक्सिमम 1602 और मिनिमम 1599 mm होते हैं। यहाँ पर आपसे स्टैंडर्ड पूछा गया था, तो स्टैंडर्ड केवल और केवल 1600 mm हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1600 mm। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो पूछे गए हैं व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरिज एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी निरीक्षणकारी का ट्रांसपोर्टेशन कोड क्या होगा प्रशासनिक के लिए। तो जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए अगर ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा जाता है इंस्पेक्शन कैरिज के केस में तो वो होता है RA। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ट्रांसपोर्टेशन कोड्स ऑफ पेंट्री कार, यानी पेंट्री कार के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कोड होता है वो होता है WCB, यानी वेस्टिब्यूल पेंट्री कार। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइव्स इंक्वायरी बाई, यानी मानव जीवन से जुड़ी कोचिंग स्टॉक दुर्घटना की जांच निम्न द्वारा किया जाता है। यह किया जाता है CRS के द्वारा, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है व्हाट डिफेक्ट इज डिटेक्टिंग UST टेस्ट, यानी UST से किस डिफेक्ट की जांच किया जाता है। तो UST से इंटरनल क्रैक्स जो होते हैं एक्सल के ऊपर उसकी जांच UST अल्ट्रासोनिक टेस्ट की मदद से किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैनिपुलेटर, मैनिपुलेटर का उद्देश्य होता है फॉर डाउन हैंड वेल्डिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ FRP, FRP का फुल फॉर्म होता है फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं द मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट एबव रेल लेवल टू द सेंटर ऑफ बफर इज mm, यानी बफर के केंद्र तक रेल स्तर से अधिकतम मानक बफर ऊंचाई कितना होता है।
तो यहाँ पर अगर बात करें तो मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट पूछा गया है जो कि होता है 1105 mm। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट, तो इस केस में जो मिनिमम होगा वो 1030 mm हो जाएगा। यानी पिछले वाले प्रश्न में मैक्सिमम पूछा गया था तो 1105 mm, यहाँ पर मिनिमम पूछा गया है तो 1030 mm होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है मिनिमम परमिसिबल बफर प्रोजेक्शन इन आईसीएफ कोच हेड स्टॉक फ्रॉम हेड स्टॉक से, यानी आईसीएफ कोच में हेड स्टॉक से न्यूनतम अनुमेय बफर प्रोजेक्शन कितना होगा प्रक्षेपण। तो जो अनुमेय बफर प्रक्षेपण जो होता है न्यूनतम वो होता है 584 mm। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मिनिमम परमिसिबल बफर प्रोजेक्शन। वहीं अगर आपसे स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन पूछा जाता तो ये होता 635 mm। नेक्स्ट जो प्रश्न है द कंडमिंग थिकनेस ऑफ ड्राफ्ट पैड इन आईसीएफ कोचेज, यानी आईसीएफ कोच में ड्राफ्ट पैड की थिकनेस मोटाई की कंडमिंग लिमिट क्या होता है। तो कंडमिंग लिमिट की अगर बात करें ड्राफ्ट पैड की तो वो होता है 30 mm। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर बात करें न्यू कंडीशन की इस ड्राफ्ट पैड की तो वो होता है 32 mm। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं हाउ मेनी पंप प्रोवाइडेड इन एसी एलएचबी एसी कोच, यानी एलएचबी एसी कोच में जो वाटर टैंक लगे होते हैं उनके असिस्टेंट के लिए जो हमारा वाटर पंप लगा होता है वो कितने नंबर्स में एलएचबी कोच में लगे होते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो एलएचबी कोचेज के अंतर्गत जो पर एसी कोचेज होते हैं उसके लिए 2 वाटर पंप लगे होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसका शेप की बात करें तो वो स्क्वायरल केज टाइप के शेप के होते हैं जो कि 4-4 आवर्स के अल्टरनेटली की बेसिस पर वो चलाए जाते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 की संख्या में एलएचबी एसी कोचेज में पंप प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ एलएचबी व्हील इन mm, यानी एलएचबी के नए व्हील का व्यास कितना होता है तो वो होता है 915 mm जो कि न्यू कंडीशंस में होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो इसमें कंडमिंग लिमिट पूछा गया है एलएचबी व्हील डायमीटर का तो वो होता है 845 mm। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं हाउ मेनी ब्रेक डिस्क ऑन 1 एक्सल ऑफ एलएचबी कोच। यहाँ पर हिंदी फॉर्म को आप देखें यहाँ पर एक्सल मेंशन किया गया है जबकि इंग्लिश फॉर्म में यहाँ पर एक्सल को बाय मिस्टेक यहाँ पर टाइप नहीं किया कर पाए हैं। तो यहाँ पर आप 1 एक्सल ऑफ एलएचबी कोच को रीड करें, यानी हाउ मेनी ब्रेक्स डिस्क ऑन 1 एक्सल ऑफ एलएचबी कोच, यानी एलएचबी कोच के 1 एक्सल पर कितने ब्रेक डिस्क होते हैं। तो 1 एक्सल पर टोटल ब्रेक डिस्क की संख्या 2 की संख्या में होते हैं। तो जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शॉक एब्जर्वर्स आर यूज्ड इन एलएचबी कोचेज, यानी एलएचबी कोचों में कितने प्रकार के, यहाँ पर नंबर नहीं पूछा गया है, ध्यान से पढ़े आप प्रश्न को। यहाँ पर जो पूछे गए हैं वो टाइप्स पूछा गया है कितने प्रकार के होते हैं। तो टोटल 4 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी डैम्पर्स, सेकेंडरी, लेटरल डैम्पर और यो डैम्पर। टोटल 4 प्रकार के शॉक एब्जर्वर्स का प्रयोग एलएचबी कोचेज के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न में नंबर्स पूछ लिया गया है कि शॉक एब्जर्वर्स कितने की संख्या में एलएचबी कोचेज में प्रयोग किए जाते हैं। तो प्राइमरी डैम्पर जो होता है वो 4 की संख्या में पर बोगी प्रयोग किए जाते हैं। वहीं सेकेंडरी डैम्पर 2 की संख्या में, लेटरल डैम्पर 1 की संख्या में और यो डैम्पर जो कि बॉडी और बोगी को कनेक्ट करता है वो 2 की संख्या में पर बोगी लगा होता है।
तो इस प्रकार टोटल 9 की संख्या में पर बोगी शॉक एब्जॉर्बर्स लगे होते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि एक LHB कोचेज में 2 बोगी लगे होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपका 18 की संख्या में पर कोच शॉक एब्जॉर्बर्स निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ शॉक एब्जॉर्बर्स कनेक्टेड बिटवीन बोगी एंड बॉडी, यानी जो बॉगी और बॉडी के बीच कनेक्ट होने वाले शॉक एब्जॉर्बर्स को ह्यूओ डैम्पर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ART। ART का फुल फॉर्म होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ CR टैंक, यानी कंट्रोल रिजर्वायर टैंक की जो क्षमता होता है वो होता है 6 लीटर का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि आपको प्रश्न में पूछा जाता है कि इसका प्रेशर इसमें कितने kg का जाता है, तो BP पाइप के जरिए 5 kg का प्रेशर इसके अंतर्गत जाता है, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का, जबकि इसका कैपेसिटी 6 लीटर का होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हेन ब्रेक्स इंडिकेटर शोज रेड द ब्रेक विल बी, यानी जब ब्रेक संकेतक लाल दिखाएगा तो उस कंडीशन में ब्रेक की स्थिति होगा अप्लाइड कंडीशन में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डंप वाल्व, यानी डंप वाल्व का क्या उद्देश्य है। तो डंप वाल्व का उद्देश्य होता है कि मेंटेन अप्रोक्सीमेट सेम स्पीड ऑफ ऑल एक्सल, यानी सारे एक्सल को लगभग सेम स्पीड पर उसको मूवमेंट दिया जाए, साथ ही साथ व्हील को स्किड होने से बचाने का भी काम करता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डंप वाल्व को एंटी स्किड वाल्व के नाम से भी जानते हैं। जो कि माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। साथ ही साथ डंप वाल्व की नंबर की अगर बात करें तो पर एक्सल 1 की संख्या में कंट्रोल करने के लिए, यानी टोटल 4 की संख्या में डंप वाल्व पर LHB कोच लगे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर्स आर यूज्ड इन LHB कोचेज, यानी LHB कोचों में कुल कितने ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। तो LHB कोचेज में जो ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं वह 0.2 ब्रेक सिलेंडर पर एक्सल लगे होते हैं। टोटल 4 एक्सल होते हैं, तो टोटल जो निकल कर आएगा वो 8 ब्रेक सिलेंडर पर कोच निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 की संख्या में ब्रेक सिलेंडर LHB कोचेज के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं, जिसका पिस्टन स्ट्रोक 21 mm होता है। और इसका अगर बात करें ब्रेक सिलेंडर की डाया की LHB कोचेज के लिए, तो ब्रेक सिलेंडर का डाया 10 इंच का होता है, जबकि पिस्टन स्ट्रोक जो होता है वो 21 mm का होता है। वो 8 की संख्या में ब्रेक सिलेंडर पर कोचेज यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द 99 कोड सोज ऑन माइक्रो प्रोसेसर मीन्स, यानी माइक्रो प्रोसेसर पर 99 कोड दिखाने का क्या मतलब होता है। तो 99 कोड जब भी माइक्रो प्रोसेसर के पर दिखा रहा हो तो उस समय यह होगा कि वह जो सिस्टम है वो सारे सही कंडीशन में वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली, यानी पूरा सिस्टम ठीक से कार्यरत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा 72 अगर कोड शो करता है तो परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सल हो जाएगा। वहीं अगर 73 कोड अगर शो करता है
तो परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सल, यानी एक से ज़्यादा एक्सल पर अगर परमानेंट फॉल्ट शो करता है तो माइक्रो प्रोसेसर पर 73 शो करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है PEST स्टैंड्स फॉर, यानी PEST का क्या अर्थ होता है? तो PEST का अर्थ होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, जो कि प्रत्येक कोचेज के अंतर्गत कोच के अंदर लगे होते हैं इमरजेंसी की सुविधा के लिए। तो यहाँ पर बात करें कि इमरजेंसी कंडीशन में अगर कोई यात्रियों को समस्या वगैरह हो तो उस कंडीशन में वो चैन पुलिंग करके वो अपनी सहायता ले सकता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो कंडमिंग लिमिट्स ऑफ ब्रेक पैड इज, यानी ब्रेक पैड की कंडमिंग लिमिट्स होता है 7 mm। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह कंडमिंग लिमिट्स है, जबकि न्यू कंडीशन में ब्रेक पैड का जो थिकनेस होता है वो होता है 35 mm। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रेक कैलिपर यूनिट माउंटेड ऑन, यानी ब्रेक कैलिपर यूनिट लगा कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो इस तरह से LHB का बोगी फ्रेम होता है। यहाँ पर यह इसका साइड फ्रेम है, यहाँ पर इस तरह से क्रॉस बीम लगा होता है। क्रॉस बीम पर ही ब्रेक डिस्क के पास ब्रेक कैलिपर माउंटेड होता है, यानी बोगी क्रॉस बीम पर ब्रेक कैलिपर माउंटेड है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, बोगी क्रॉस बीम। नेक्स्ट जो प्रश्न है ड्यूरिंग सर्विस एप्लीकेशन द ब्रेक शुड अप्लाई इन फॉलोइंग टाइम, यानी सर्विस एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक निम्न समय में ट्रेन में लग जाना चाहिए। तो जब भी सर्विस एप्लीकेशन किया जाता है तो 3 से 5 सेकेंड के अंदर ब्रेक लग जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है आफ्टर फुल ब्रेक एप्लीकेशन ब्रेक शुड रिलीज विद इन फॉलोइंग टाइम इन ट्रेन, यानी ट्रेन में पूर्ण ब्रेक लगने के बाद ब्रेक को निम्न समय में रिलीज हो जाना चाहिए। तो रिलीज होने में कम से कम 15 से 20 सेकंड का समय लग जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है टियर वेट ऑफ द बॉक्सन वैगन, यानी बॉक्सन वैगन का टियर वेट कितना होता है? तो वो होता है 22.47 टन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ब्रॉड गेज ट्रैक विड्थ इज, यानी ब्रॉड गेज ट्रैक की चौड़ाई होता है 1676 mm। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे मीटर गेज के बारे में पूछा जाता है, जो कि भारतीय रेलवे में कहीं कहीं पर अभी यूज में लिए जा रहे हैं, तो वो 1000 mm की इसकी ट्रैक की विड्थ होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं सी क्लास ओडीसी सेल बी रिमूव्ड ड्यूरिंग, यानी सी क्लास ओडीसी जो होता है ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट, उसका मूवमेंट केवल और केवल डे लाइट के दौरान किया जाता है जब वह सी क्लास ओडीसी होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय सीसी रैक, सीसी रैक से आप क्या समझते हैं? तो सीसी रैक का फुल फॉर्म होता है क्लोज सर्किट रेट, जो कि फ्रेट एग्जामिनेशंस का एक प्रकार है जिसके अंतर्गत इसका एग्जामिनेशन किया जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है क्लोज सर्किट रैक, जिसको अगर बात करें बीपीसी के वैरायटी की तो यह रेक टू रेक वेरी करते रहता है। सीसी रेक के केस में कभी इसको 30+5 डेज या बॉक्सन एचएल के केस में यह 30+5 डेज या 10,000 किलोमीटर के राउंड पर इसको चलाया जाता है। और इसके लिए जो एग्जामिनेशन के लिए जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट होता है वो 100 मैन आवर पर रेक की रिक्वायरमेंट होता है इसकी एग्जामिनेशन के लिए। साथ ही साथ इसका जो ब्रेक पावर इशू किया जाता है वो 100% ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर, और इन रूट के केस में यह 90% ब्रेक पावर होना चाहिए। और इसका जो बीपीसी इशू किया जाता है वो येलो कलर पेज पर इशू किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है मिनिमम परमिसिबल डायमीटर ऑफ व्हील ऑन ट्रेड्स ऑफ बॉक्सन वैगन ड्यूरिंग सर्विस, यानी सर्विस के दौरान बॉक्सन वैगन ट्रेड्स पर पहिए का न्यूनतम अनुमेय व्यास कितना होता है? तो जब भी मिनिमम परमिसिबल डायमीटर बॉक्सन वैगन के लिए अगर पूछा जाए तो वो होता है
906 mm। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द कंडमिंग व्हील डायमीटर ऑफ बीबीजी, यानी बीबीजी का कंडमिंग व्यास होता है 990 mm। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है मैक्सिमम परमिसिबल फ्लैट सरफेस ऑन ट्रेड व्हील्स ऑफ ब्रॉड गेज वैगन, यानी ब्रॉड गेज वैगन पर अधिकतम अनुमेय व्हील फ्लैट सीमा कितना होता है, यानी फ्लैट सरफेस। जब भी फ्लैट सरफेस ब्रॉड गेज वैगन यानी मालगाड़ियों के अंतर्गत पूछा जाता है तो इसका लिमिटेशन 60 mm तक मैक्सिमम अलाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर आपसे कोचेज या लोको के अंतर्गत अगर फ्लैट सरफेस पूछा जाता है व्हील ट्रेड के ऊपर तो 50 mm तक केवल हम अलाउ करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं द कलर कोडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व यानी डीवी ऑफ एयर ब्रेक गुड्स स्टॉक, यानी मालगाड़ियों के लिए जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व प्रयोग किए जाते हैं उसका कलर कोड क्या होता है, तो कलर कोड होता है ब्लैक कलर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन ट्विन पाइप सिस्टम, यानी ट्विन पाइप प्रणाली के अंतर्गत जो ब्रेक पाइप यूज किए जाते हैं उसका कलर होता है ग्रीन कलर होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है एट द ओरिजिनेटिंग पॉइंट्स मिनिमम ब्रेक पावर ऑफ प्रीमियम एंड टू एंड रैक, यानी प्रारंभिक बिंदु पर प्रीमियम एंड टू एंड रैक की न्यूनतम ब्रेक पावर कितना होता है। तो यहाँ पर प्रीमियम के लिए अगर बात करें मिनिमम ब्रेक पावर पूछा गया है तो एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन यानी शुरुआती स्टेशन पर प्रीमियम रैक के लिए मिनिमम ब्रेक पावर होता है वो होता है 95%। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे जो कि ग्रीन कलर पेपर पर बीपीसी इशू किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाइल आइसोलेटिंग डीबी द पोजीशन ऑफ हैंडल इन रिलेशन टू रेल लाइन्स शैल बी, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि डीबी को आइसोलेट करते समय रेल लाइन के संबंध में हैंडल की स्थिति क्या होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें जब भी डीबी वर्किंग कंडीशन में होता है उसका हैंडल वर्टिकल कंडीशन में होता है, यह वर्किंग कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है। जबकि जब डीबी आइसोलेटिंग कंडीशन में हो, यहाँ पर आइसोलेट को इंडिकेट करता है तो वो हॉरिजेंटल पोजीशन में इंडिकेट करेगा जो कि रेल लाइन से भी हॉरिजेंटल कंडीशन में होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा जब वह डीबी आइसोलेटिंग कंडीशन में होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ बीपी, बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्रेक पाइप। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं इन वैगन हैंड ब्रेक इज यूज्ड व्हेन, यानी वैगन में हैंड ब्रेक का उपयोग कब किया जाता है, जब वह यार्ड में खड़ा हो, यानी स्टैंडिंग इन यार्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है द फंक्शन ऑफ डट कलेक्टर इज टू सेग्रीगेट डट पोर्शन फ्रॉम द एयर, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि डट कलेक्टर का कार्य हवा से डट को हिस्से को अलग करना होता है। जब वह हवा प्रेशर जो होता है वह डीबीज के आने से पहले ही उसको डट कलेक्टर लगे होते हैं जिससे वहाँ से वह डट को हटाकर डीबी को प्रेशर भेजा जाता है। तो यहाँ पर बिफोर कमिंग टू डीबी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं फुल फॉर्म ऑफ पीटीओ, यानी पीटीओ का फुल फॉर्म होता है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि जो ग्रुप ए और बी के ऑफिसर्स हो या ग्रुप सी और डी के एम्प्लॉयज हो सारे को 4 की संख्या में पीटीओ पर ईयर दिया जाता है जब वह सर्विस को ज्वाइन करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लीव इनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट, यानी सेवानिवृत्ति पर अवकाश
नकदीकरण की अधिकतम सीमा कितना है? जब वह कर्मचारी रिटायरमेंट हो रहा हो तो उस समय लीव इनकैशमेंट की जो मैक्सिमम लिमिट है वह 300 LAP तक वह इनकैशमेंट करा सकता है ऑन रिटायरमेंट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ये फीमेल रेलवे एम्प्लॉय शैल बी इंटाइटल्ड टू मैटरनिटी लीव फॉर, यानी एक रेलवे महिला कर्मचारी मातृत्व अवकाश के लिए हकदार होंगे 180 डेज। यहाँ पर 180 दिन के लिए वह एलिजिबल होते हैं मैटरनिटी लीव के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा और यह अप टू 2 चाइल्ड तक यह एलिजिबल होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी अंडर रूल, यानी किस रूल के तहत इंक्वायरी मैंडेटरी आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है? तो रूल 14 के 2 के अंतर्गत किसी कर्मचारी पर इंक्वायरी करना पॉसिबल ना हो तो बिना इंक्वायरी को भी उसको रिमूवल फ्रॉम सर्विस किया जा सकता है, जिसमें इंक्वायरी करने के लिए कोई मैंडेटरी रूल नहीं रखा गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रूल 14 का 2। इसके अलावा रूल 5 है। रूल 5 का प्रयोग एम्प्लॉयज़ को सस्पेंड करने के लिए यूज किया जा सकता है। रूल 6 का प्रयोग है वह पेनाल्टीज जो होते हैं प्रोविजनल पेनाल्टीज़ की, वह रूल 6 के अंतर्गत मेंशन किए गए हैं। वहीं रूल बात करें 9 की, तो रूल 9 के अंतर्गत जो प्रोसेस फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनाल्टी होती है, यानी बड़ी शास्ति की जो प्रोसेस होता है इम्पोज करने का, वो रूल 9 के अंतर्गत मेंशन किया गया है। वहीं रूल 11 के अंतर्गत जो माइनर पेनाल्टी के जो प्रोसेस होते हैं इम्पोज करने का, यानी छोटी शास्ति के लिए, और रूल 11 के अंतर्गत मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा जो रूल 13 होता है, तो रूल 13 के अंतर्गत जो कॉमन प्रोसीडिंग्स होते हैं, यानी समान प्रक्रिया जहां पर एक से ज़्यादा कर्मचारी इन्वॉल्व हो, उसको शुरुआत करने के लिए रूल 13 का सहायता लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ISO, यानी व्हाट इज द ISO स्टैंड्स फॉर, यानी ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, विद इन द क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड अदर वर्क्स एक्सपेंडिचर्स द माइनर हेड ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर MNP। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो कैपिटल के वर्गीकरण और अन्य कार्य व्ययों के तहत MNP हेतु माइनर हेड का वर्गीकरण किया जाता है। तो MNP को कौन से प्लान हेड के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसके लिए प्लान हेड जो होता है MNP के लिए वो होता है प्लान हेड 41। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा 42 के अंतर्गत जो वर्कशॉप और जो प्रोडक्शन यूनिट होते हैं उसके रिलेटेड जो भी समस्या और जो इसके जो एक्सपेंडिचर्स वगैरह है वो प्लान हेड 42 के अंतर्गत देखा जाता है, जबकि प्लान हेड 21 के अंतर्गत RSP यानी रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर्स वगैरह है वो प्लान हेड 21 के अंतर्गत देखा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है AAC, यानी जो AAC इज फॉर डैश आइटम, यानी AAC का प्रयोग किया जाता है स्टॉक आइटम के लिए। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। AAC का फुल फॉर्म होता है एवरेज एनुअल कंजप्शन, जो कि स्टॉक आइटम के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ मेनी LAP यानी लीव ऑन एवरेज पे आर एडेड इन द अकाउंट्स ऑफ एम्प्लॉयज इन अ 1 ईयर, यानी एक वर्ष में कितने LAP कर्मचारी के खाते में जोड़ा जाता है? तो कर्मचारी को प्रत्येक 6 माह पर 15 LAP दिए जाते हैं। 1 जनवरी को क्रेडिट किया जाता है, फिर 1 जुलाई को उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है 15 LAP। तो टोटल इस प्रकार 30 LAP पर ईयर कर्मचारी के खाते में क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई ऐसा पेपर है जिसकी आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।